हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हमने जो है स्ट्रैटेजी जो है ऑलरेडी मैंने एक जो स्ट्रैटेजी है एक आपको बताया है किस तरीके से आपको जो है अपना जो एसओएससी है उसमें एडमिशन लेने के लिए किस तरीके से तैयारी करनी है। तो वो वीडियो नहीं देखी तो वो देख सकते हो। बट आप सभी को पता है जैसे कि हम पीवी को लेकर एक अलग स्ट्रैटेजी लाए थे जिसमें हमने डिस्कस किया था उसका डोमेन का जो सिलेबस है जिसे कोई डिस्कस नहीं करता, उसको यूनिक क्लासेस ने आपको बताया था, ठीक है। और मैंने बताया था किस तरीके से क्या तैयारी करनी है। फिर हम जो है एएफपीएस को लेकर आए थे। किसी को नहीं पता तो मैं बता दूं, इनको लेकर मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि डोमेन को किस तरीके से करना है अपने, और किस पर ज़्यादा ध्यान देना है, किस पर ज़्यादा फोकस करना है। इस तरीके से आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो हाई एंड 21st है आपका, उसमें आप किस तरीके से जो है अच्छा स्कोर कर सकते हैं उन बाकी बच्चों से जो बच्चे अभी जो है केवल मतलब कि मैं कह सकती हूँ जो बच्चा जो है एक सही गाइडेंस फॉलो नहीं करता है उससे अच्छा स्कोर आप सभी कर सकते हैं। आपने सुना ही होगा, कोई बोलता है कि मैं ज़्यादा पढ़ता हूँ फिर भी उसके मार्क्स कम आते हैं, और कोई बच्चा कम पढ़ता है बट फिर भी उसके मार्क्स ज़्यादा आ जाते हैं। तो उसके पीछे एक रीज़न यही होता है कि बच्चा जो है सही गाइडेंस फॉलो कर रहा है, सही रूट पे चल रहा है, तो उसके मार्क्स ज़्यादा आएंगे ही। और इसी तरीके से आप सभी बच्चे भी उनसे आगे निकलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस वीडियो को क्या करेंगे, लाइक करेंगे, क्योंकि आप सभी के लिए मैं स्पेशली अलग अलग डोमेन के लिए मैं लेकर आई हूँ। और कोई भी आज तक यूट्यूब पे एसओएससी को लेकर अलग अलग स्ट्रैटेजी नहीं लाया हर डोमेन को लेकर। मैं इसमें आपको खोल कर बताऊँगी डोमेन का जो सिलेबस है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। हर किसी को डाउट होता है, मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स से बात करने की कोशिश की है। हाई एंड 21st के जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं मेरे, उन्होंने जो जो बताया है उसको लेकर ही मैं आपको बताने वाली हूँ आज की इस वीडियो में। और किस चीज़ पे आपको ज़्यादा फोकस करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो फटाफट से लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के पास में। और अगर आप सभी चाहते हैं कि मैं डोमेन की तैयारी करवाऊं तो मुझे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। जितनी ज़्यादा कमेंट होंगी और जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स की कमेंट होंगी कि करवाना है, उसी अकॉर्डिंग जो है मैं आपकी तैयारी करवाऊंगी, ठीक है। जैसे कि आप सभी को पता है मॉक टेस्ट आ ही रही हैं जिनको आप सभी देख ही रहे होंगे, और वो मेरे ख्याल से हेल्पफुल रह रहे होंगे आप सभी के लिए। अब देखो, जो हाई 21st है उसमें आपके जो है 4 सेक्शन आने वाले हैं, है ना। एक तो आपका इंग्लिश का आता है, 2 आपके रीजनिंग के आते हैं, और एक आपका डोमेन का आता है। और इन सब में जो है आपके 15, और इसमें जो है 15 प्लस में 15 कर लो, 15 प्लस में 15 और इसमें 15, तो टोटल मिलाकर इतने क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। तो ये हो गया बेसिक नॉलेज। अब हम देखने वाले हैं कि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए एसओएससी में तो ऐसा क्या करें इन दिनों में कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो देखिए, सबसे पहली बात, हम जो है जो सेक्शन 1 आने वाला है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को लग रहा है कि इंग्लिश है, बट अगर आप अब की बार 2024 से 25 का जो सिलेबस देखने वाले हैं उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपकी इंग्लिश की जो लिटरेसी है और जो ग्रामर है उसके साथ साथ आपकी हिंदी को भी चेक किया जाएगा। मेरे ख्याल से हिंदी को लेकर भी एक पैसेज आ सकता है और इंग्लिश को लेकर भी एक पैसेज आ सकता है। तो कॉम्प्रिहेंशन यानी कि आपको जो है पैसेज दिया जाएगा, अनसीन जो पैसेज होता है जिसे हमने कभी देखा ना हो, ऐसा पैसेज हमें देखने के लिए मिलेगा, जिसमें से आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे और उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। और काफ़ी स्टूडेंट्स सोचते हैं कि ये जो अनसीन पैसेज होता है ये तो सीधे डायरेक्ट हम जो है एग्जाम में जाकर ही देखेंगे और वहीं पर जाकर जो है सॉल्व कर देंगे और आसानी से क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। बट आपने देखा है कितने भी समझदार बच्चे हों उसके बाद भी जो है उनके क्वेश्चन के आंसर नहीं मिलते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसे जो है एक मैं बोल सकती हूँ एक फ्लो में क्वेश्चन के आंसर खोजने की उसके अंदर एक टैलेंट नहीं होता है। वो टैलेंट कैसे बनता है? वो टैलेंट लाने के लिए आपको समझना है कि आपको जो है डेली प्रैक्टिस करनी है। एक सेट लगाना है आपको इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का और एक सेट लगाना है हिंदी कॉम्प्रिहेंशन का, जब तक आपका एग्जाम हो रहा है। और एग्जाम बहुत ही पास में आ चुका है, तो मैं डेली आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ, एक सेट सुबह लगा दो, ठीक है, जिसमें आपके क्वेश्चन, और एक सेट जो है इवनिंग में लगा लो अपना। और इस तरीके से या तो आप दो आप इंग्लिश के 2 जो है प्रैक्टिस कर लो और हिंदी के 2 कर लो। अब स्टूडेंट्स कहेंगे मैम कहाँ से करें? देखो, आप सभी इतने समझदार हो, आप सभी जो है मेरी वीडियो खोज कर यहाँ पर आ गए हो, तो मैं आपको बता दूँ आप सभी कैसे कर सकते हो। आप सभी अपने क्लास 8th, क्योंकि क्लास 8th में है ये, क्लास 8th में आप सभी पढ़ रहे हो, उसी लेवल का आपको जो है पैसेज या कॉम्प्रिहेंशन चाहिए। तो उसके लिए क्लास 8th के जो क्वेश्चन पेपर हैं, जो प्रीवियस में जो क्वेश्चन पेपर रहे हैं, उनमें जो कॉम्प्रिहेंशन है उनको करो। यानी कि जब आप अपना essay 1
ऐसे 2 देने जाते हो, उस टाइम पे जो कॉम्प्रिहेंशन आते हैं उन कॉम्प्रिहेंशन को आपको सॉल्व करना है, चाहे वो 2015 का हो, चाहे 2016 का हो, व्हाटएवर किसी भी ईयर का हो, आप सॉल्व कर सकते हो क्योंकि वो आपके लेवल के अकॉर्डिंग है। उसको सॉल्व करो, इससे बढ़िया क्या मिलेगा आपको। अगर आप कहेंगे तो मैं आप सभी को जो है ये सॉल्व भी करा दूंगी। जैसे कि आप सभी को पता है, एक मॉक टेस्ट हमारा इंग्लिश का आया था जिसमें मैंने आप सभी के लिए जो स्पेलिंग एरर है उसको लेकर भी वीडियो बनाई थी। तो मेरे ख्याल से वो वीडियो अच्छी लगी या नहीं लगी वो तो डिपेंड करेगा, क्योंकि अगर सेकंड वीडियो आ गई तो मुझे समझ में आ जाएगा कि अच्छी लगी थी स्टूडेंट्स को। क्योंकि बच्चे अगर व्यूज़ नहीं देंगे, अगर ये समझेंगे कि मतलब मेरे को ये लगेगा कि बच्चों जो है इंग्लिश को पसंद नहीं कर रहे हैं, मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं उसको नहीं दूंगी, ठीक है, दोबारा जो है वीडियो नहीं बनेगी। तो मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जो मॉक टेस्ट आ रहे हैं उसको सीरियस लो, आप सभी को फ्री में चीज़ें मिल रही हैं तो उसका फ़ायदा उठाओ। मैं आप सभी के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, ठीक है, एक तरीके से, तो आप सभी उसका फ़ायदा उठाइए। इसी के साथ साथ आपको जो है ग्रामर की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखो 15 क्वेश्चन आने वाले हैं यहाँ से, तो ग्रामर पर इतना फोकस नहीं करना है। जिस बच्चे की अच्छी है ठीक है, वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देकर चला जाए, जिसकी अच्छी नहीं है मैं यही कहूँगी ग्रामर पर बिल्कुल फोकस मत करो। देखो 15 नंबर का है तो एक अगर इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन आ रहा है और एक हिंदी का कॉम्प्रिहेंशन आ रहा है तो यहीं से आपके 15 नंबर इन्हीं में से बन जाएंगे। तो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज ही टाइप आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, उसमें 1-2 नंबर का क्वेश्चन जो आपके ग्रामर के आ सकते हैं। तो मैंने बता दिया किस तरीके से यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अब देखो मेन पोर्शन आपका कौन सी चीज़ ले रही है, आपका मेन पोर्शन यानी कि 4 सेक्शन आने वाले हैं जिसमें से 2 सेक्शन आपकी क्या है, रीजनिंग है। रीजनिंग चाहे लॉजिकल रीजनिंग बोल लो चाहे वर्बल रीजनिंग बोल लो। अगर मैं बाकियों की बात करूँ, जितने बाकी डोमेन है उन सब में इन दोनों को मिलाकर एक पोर्शन आ रहा है रीजनिंग का। तो मतलब यही है आपको जो है रीजनिंग करनी है जिसके 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें आपकी लॉजिकल रीजनिंग और वर्बल रीजनिंग है। अब ये लॉजिकल और रीजनिंग मतलब क्या होता है, देखो कोडिंग डिकोडिंग हो गया आपका, ठीक है, इसके साथ साथ आपकी सीरीज़ हो गई, नंबर सीरीज अल्फ़ाबेट सीरीज़ हो गई, और इसके साथ साथ आपके डायरेक्शन वाले क्वेश्चन, डिस्टेंस वाले क्वेश्चन हो गए, क्यूब वाले हो गए, डाइस वाले क्वेश्चन हो गए, ठीक है, वेन डायग्राम हो गया आपका, ब्लड रिलेशन हो गया आपका। ये सब के सब आपके लॉजिकल रीजनिंग में आ जाएंगे, है ना। और जो वर्बल रीजनिंग में आ जाएंगे, नॉन वर्बल और वर्बल दोनों रीजनिंग आएगी आपकी। वर्बल में जो होता है अल्फ़ाबेट वगैरह लिखी हुई मिलती है, इस तरीके से होता है। तो और इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि जो शेप वाले क्वेश्चन है, जो फिगर वाले क्वेश्चन है, जो इमेज वाले क्वेश्चन है, वाटर इमेज हो गया, मिरर इमेज हो गया आपका, ठीक है, जो सीरीज है, कटिंग है, फोल्डिंग, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, ये सब कुछ आपको आना चाहिए। मैं सब कुछ कराने के लिए तैयार हूँ, बस आप सभी स्टूडेंट्स फोकस नहीं कर रहे हो, आप सभी स्टूडेंट्स जो है ध्यान नहीं दे रहे हो। इसी वजह से जो है क्लासेस जो है इतनी डिले हो रही है। मैं तो सोचती हूँ 2 क्लासेस एक दिन में डाल दूँ, बट आप सभी ना तो मुझे टाइम बता रहे हो कि दूसरी क्लास का टाइम मैं किस टाइम पर रखूँ, और ना ही आप सभी सीरियस होकर उस एक मॉक टेस्ट को देख रहे हो जो पूरे दिन में एक मॉक टेस्ट आ रहा है। अगर उसको भी नहीं देखोगे तो फिर कैसे होगा। तो रीजनिंग अगर आपको करनी है तो मैंने आपको बताया है किस तरीके से आप कर सकते हो, और जो क्वेश्चन है मैं जैसे मॉक टेस्ट में रीजनिंग का मॉक टेस्ट ला रही हूँ उसको पूरा फोकस के साथ करो, ठीक है। तो अपना पूरा फोकस आपको सबसे ज़्यादा फोकस रीजनिंग पे रखना है। अगर रीजनिंग में भी अच्छा कर जाओगे ना और थोड़े बहुत इंग्लिश के भी क्वेश्चन कर लिए ना तो आपका हो जाएगा। और एक बात और ध्यान रखनी है आपको, नेगेटिव मार्किंग भी है आपकी। अब नेगेटिव मार्किंग किस तरीके से है, मैंने स्टूडेंट से बात की थी पिछले साल, तो उन्होंने बताया था कि जैसे एक जो क्वेश्चन है वो 4 नंबर का आया था उनका, ठीक है, और एक क्वेश्चन 4 नंबर का आया था, और उसमें जो है अगर एक क्वेश्चन गलत हो जा रहा था तो 4 नंबर तो कटेंगे, प्लस में 1 नंबर और कट रहा था, यानी कि टोटल 5 नंबर कट रहे थे उनके। ये थी नेगेटिव मार्किंग। और अगर आप जो है क्वेश्चन छोड़कर आ जाते हो तो केवल 4 नंबर कटते हैं। अगर अटैम्प्ट करके आते हो और वो गलत रहता है तो 5 नंबर कटते हैं उससे आपके। तो ये नेगेटिव मार्किंग थी। अब की बार किस तरीके की रहेगी मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि कहीं पर भी ये जो है डिफाइन नहीं किया गया, ठीक है, ये बात समझ लो। तो ये बात हो गई। अब मैंने आपको बता दिया है कि आपको रीजनिंग पे अपना पूरा का पूरा फोकस डालना है। जिसको रीजनिंग जिसके स्ट्रॉन्ग नहीं है ना बच्चे, वो जो है मुश्किल ही है फिर हाई एंड में हो पाएगा, क्योंकि रीजनिंग से ही आपके ज़्यादा मार्क्स जो है यहाँ पे बन रहे हैं। स्ट्रॉन्ग नहीं है अगर, फिर भी अगर मैं बात करूँ स्ट्रॉन्ग नहीं है, फिर भी अगर वो बेसिक चीज़ें कर लेता ना, रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेता, मानो 30 में से अगर जो है 20 क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करने ही करने हैं, ठीक है, ये बात समझ लो। 15 से 20 क्वेश्चन तो सॉल्व होने चाहिए। फिर अगर जो 15 से 20 क्वेश्चन कर रहा है तो उसका मेरा मानना ये वो इंग्लिश भी करके आएगा अच्छे से और वो डोमेन भी करके आएगा अच्छे से, तभी उसका सिलेक्शन होगा।
तो ये समझ के चलो रीजनिंग को आपको घोट के पीना है, अच्छे से करना है। और रीजनिंग में किस तरीके से क्या क्या टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो मैं पहले ही कई बार डिस्कस कर चुकी हूँ, उसको भी आप देख सकते हो रीजनिंग की जो वीडियोज़ हैं उसको, ठीक है। अब चलो डोमेन का जो सिलेबस है, आप सभी देखते हैं कि डोमेन के सिलेबस में लिख कर छोड़ देते हो, ना ही हमें समझाते हैं, ना ही कोई जो यूट्यूबर आपको बताते हैं किस तरीके से, या फिर कोई टीचर नहीं बता पाता है किस तरीके से किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर। थोड़ा सा मैंने कोशिश की है कि आप सभी को समझ में आए अपने डोमेन का सिलेबस, तभी आप कर सकते हैं ना। देखो, मैंने बच्चों से बात करने की कोशिश की, हर स्टूडेंट्स मुझसे यही बोल रहा है कि मैम ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन डोमेन के नहीं आते हैं। और मैं उनसे कितनी बार पूछूं तो बोलते मैम जो है मैम डाइस वाले क्वेश्चन आए थे, मैम वेन डायग्राम आया था, मैम ब्लड रिलेशन आया था, इस तरीके से बताते हो। इसका मतलब मुझे ऐसा लगता है केवल रीजनिंग ही इतनी ज़्यादा आती है कि वो जो है देखना ही भूल जाते हैं कि डोमेन का कैसा सिलेबस आया। फिर भी मैंने बहुत 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 अंदर तक जो खोज के निकालने की कोशिश की, तो उन्होंने मुझे ये बोला कि मैम अगर कोडिंग आएगा तो देखो कोडिंग से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ये बात समझो। अब कोडिंग से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे जो भी कुछ लिख दिया है उसको कोड वर्ड में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, तो इस तरीके से होता है। ये थोड़ा सा कंप्यूटर के साइड चला जाता है ये वाला पोर्शन जो है आपका कोडिंग का, तो वहाँ से आप कर सकते हो। इसके जो बेसिक जो टर्म्स हैं, बेसिक्स जो है ना इसका, वो करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ से मैं बस इतना ही बता सकती हूँ, कोडिंग में आपको बेसिक करना है। और अगर मुझे समझ में आएगा कोडिंग, अभी मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ कि अगर मुझे समझ में आ जाए तो मैं आप सभी के लिए वीडियो बना दूँ। अब देखो, जैसे कि डिजिटल मीडिया और डिज़ाइन है, इसमें किस टाइप से क्वेश्चन आने वाले हैं वो मैंने पूछा, तो बच्चे ने बताया कि इसमें जो डिज़ाइन है ना उसको लेकर चीज़ें पूछ लेंगे। डिज़ाइन क्या है, कितने टाइप्स हैं उसके, इस तरीके से थोड़ी सी डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए। डिजिटल मीडिया की थोड़ी डेफिनेशन पता होनी चाहिए हमें। डिजिटल मीडिया के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। आपने सुना होगा कि कुछ जो स्टूडेंट्स हैं आगे जाकर 12th के बाद डिजिटल मीडिया का कोर्स करते हैं, तो वो जो है जिसे हम बोल देते हैं, हम लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं कि मीडिया का कोर्स करिए, मीडिया कोर्स करिए। तो ये जो मीडिया का कोर्स होता है, अगर उसको देखो तो उसका जो बेसिक यूनिट है ना वही कर लो आप केवल, ठीक है। बेसिक यूनिट करनी है आपको, डिजिटल मीडिया का बेसिक करना है, बेसिक यूनिट कि डिजिटल मीडिया क्या होता है, कितने टाइप के उसमें, जो अगर मैं देखूँ कितने टाइप के उसमें क्या बोलते हैं जो रिपोर्टर्स होते हैं इस टाइप से, तो वो चीज़ें देख सकते हो। डिज़ाइन वगैरह के बारे में आप बेसिक देखो, उसके टाइप्स देखो, बस टाइप्स तक ही जाना है। अब रोबोटिक्स, जैसे रोबोटिक्स जो है वो क्या है, ठीक है। एक पहली बात तो रोबोटिक्स क्या है, इसकी सबसे पहले जो ये वर्ड है कहाँ पर आया, ठीक है। इसकी एप्लीकेशन ऑफ रोबोटिक्स कौन कौन से हैं वो हमें पता होना चाहिए। जैसे इंडस्ट्री में है, एग्रीकल्चर में कैसे यूज़ होता है रोबोटिक्स का, हॉस्पिटल में कैसे यूज़ होता है, और अदर जो चीज़ें उसमें। बट आपको हाई लेवल की बुक मैं कंसीडर बिल्कुल नहीं करूँगी जिसमें ये बता रखा है कि रोबोट के हाथ कैसे मूव होते, उसके पैर कैसे मूव होते, नहीं। इतना डीप में नहीं करना है, इतना डीप में आपको जो है SOSC में जाके ही पढ़ना है। अभी से पढ़ के चले जाओगे तो क्या फ़ायदा होगा SOSC में जाने का, आपका वहाँ पर जाके सीखना है। अभी केवल आपको रोबोट्स क्या है, रोबोटिक्स कैसे है, कैसे वर्ड आया ये रोबोटिक्स का, और जो है ये किस तरीके से जो है चीज़ें इसमें होती हैं, कितने टाइप्स हैं इसके, क्या क्लासिफिकेशन रोबोटिक्स का, ठीक है। वो चीज़ें हमें देखनी है। कुछ रोबोट्स होते हैं खुद चलते हैं, खुद काम करते हैं, खुद वर्क करते हैं, और कुछ रोबोट्स होते हैं जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, ह्यूमन के कंट्रोल में, तो वो चीज़ हमें पता होनी चाहिए, है ना। तो वो सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा। तो ये जो मैं बोल रही हूँ ना उसको नोट कर लो, सर्च भी करके पढ़ोगे तो भी हो जाएगा, वरना मैं कोशिश करूँगी, पूरी कोशिश करूँगी आपके लिए मैं लेकर आऊँ, मैं समझने की पूरी कोशिश करूँ। थोड़ा सिलेबस मुझे समझ में आया है किस तरीके से डिज़ाइन होता है। तो अगर आप सभी साथ देंगे तो आप सभी के लिए वीडियो आएगी, जैसे कि आती है रीजनिंग की और स्टेम वालों के लिए, ह्यूमैनिटीज़ वालों के लिए। तो अगर आप साथ दोगे, आप कहोगे, तो बिल्कुल आएगी वीडियो, ओके। आप देखो, जैसे कि अगला है इलेक्ट्रो मैकेनिकल प्रोडक्शन। इसमें जो है जो इलेक्ट्रो मैकेनिकल प्रोडक्शन है, इसके बारे में मैंने अभी सर्च नहीं किया है कि ये किस तरीके से होता है, तो मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊँगी इसमें कि किस तरीके से। इसमें मेरे ख्याल से ये होगा कि जो प्रोडक्शन होता है ना वो मशीन की हेल्प से, और किस तरीके से हम कर सकते हैं ज़्यादा, तो इस टाइप से होगा ये। तो ये तो मैं आपको देखकर बता सकती हूँ बाद में, अगर थोड़ा ध्यान से मैं इसको देखूँ। ये मुझे इतना आइडिया नहीं है इसका, तो मैं कुछ गलत नहीं बताना चाहती आपको। अब देखो, जैसे फाइनेंस और अकाउंटिंग जो है, इसमें क्या होगा, आपका जो बैंक से रिलेटेड चीज़ें हैं ना वो आपकी यहाँ से कवर होंगी। जैसे आप कहते हो ना बैंक में जा सकते हैं, कॉमर्स करके हम बैंक में जो है जा सकते हैं ना, बैंक की जो जॉब है हमें मिल सकती है, तो इसलिए आपको ये भी पढ़ाया जाएगा। तो इसमें फाइनेंस और अकाउंटिंग, सबसे पहले बात फाइनेंस क्या होता है, ठीक है, अकाउंटिंग क्या होती है। दूसरी बात जो बैंक है, बैंक के बाले कह रही हूँ, बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, ठीक है। लोन किस तरीके से मिलता है बैंक में, ठीक है, लोन किस तरीके से मिलता है। इसके साथ साथ आप इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर है क्लास 10th में, मेरे ख्याल से वो
क्लास 10th का एक बैंक का चैप्टर होगा, उसे कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप नॉर्मली बैंक के बारे में अच्छे से चीज़ें देखो। इसके साथ साथ आरबीआई क्या है आपका, ठीक है, किस तरीके से वो वर्क करता है, क्या चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड है, क्या क्या आरबीआई जो है, आरबीआई का क्वार्टर कहाँ है, इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें आपकी यहाँ से हो सकती है ना। तो थोड़ा सा मैंने डिफाइन करने की कोशिश किया, आई होप आपको समझ में आया होगा इसका। अब देखो जैसे ये फैशन जो डिज़ाइनिंग वाला जो है ना आपका, इसमें क्या होगा, जो फाइबर है उसको लेकर जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे कि फाइबर किस तरीके से होता है, क्या क्या चीज़ें हैं उसके अंदर, ठीक है। फैशन में और चीज़ें क्या पूछे जा सकती है, जो अलग अलग फाइबर होते हैं उनको लेकर पूछा जा सकता है, उनका प्रोडक्शन को लेकर पूछा जा सकता है। तो थोड़ी सी इसमें जो साइंस होती है ना, साइंस की चीज़ें आ जाएंगी इसमें। आपने एक साइंस वाला चैप्टर पढ़ा होगा फाइबर, मेरे ख्याल से 3rd चैप्टर होता था 6th क्लास का, जिसमें मैंने चटाई भी बना रखी है, ठीक है, वो जो है हम कट करके फिर बनाते थे। तो इस टाइप से होता है एक चैप्टर साइंस में, तो उसे देख सकते हो, थोड़ी सी नॉलेज वहाँ से आपकी मिल जाएगी आपको। तो थोड़ा सा तो मैंने आपको सोर्स बता दिया, अब मेहनत आपके ऊपर डिपेंड करती है आप कितना करते हो। मैं आपके लिए इतनी कोशिश कर रही हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाए। मैंने अलग अलग डोमेन का हर तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की आप सभी को। तो आई होप आप सभी जो है अच्छा परफॉर्म करके आएंगे, क्योंकि मैं इसलिए ऐसा कर रही हूँ अब की बार, क्योंकि यूनिक क्लासेस ने नारा दिया है कि एसओएससी पाकर रहना। यूनिक क्लासेस का नारा है एसओएससी हमारा, तो उसको हमारा यानी कि अपना करके ही रहना है। और कैसे करके रहोगे जब तक डोमेन का नहीं पता चलेगा। इसलिए मैंने डीप में आपको जो है ये डिस्कस कर दिया। मेरे ख्याल से स्ट्रैटेजी जो है मैंने आपको बताई है, उसमें आपको फोकस करना, थोड़ी नॉर्मली चीज़ें इनके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा पता करोगे चल जाएगा काम, ठीक है। दूसरी बात, आपको रीजनिंग पर इतना ज़्यादा फोकस करना है कि क्या ही बताऊँ मैं। तीसरी बात, इंग्लिश का जो कॉम्प्रिहेंशन है उसकी डेली प्रैक्टिस करो, और हिंदी कॉम्प्रिहेंशन की भी डेली प्रैक्टिस करो आप, ठीक है। मार नहीं खानी है, इतनी जो ईजी चीज़ें लगती है ना उनको पहले करके डाल दो, डेली प्रैक्टिस करनी है। रीजनिंग की भी डेली ही प्रैक्टिस करनी है, रीजनिंग को तो छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। और थोड़ा सा टाइम बच जाए तो आप अपने इस डोमेन को लेकर जो चीज़ें है वो सर्च कर सकते हो, समझ सकते हो। ज़्यादा डीप में जाओगे तो गलत हो जाएगा। देखो रोबोटिक्स का अगर मैं सर्च करती हूँ ना, मैंने करने की कोशिश की थी, तो उसमें इतना डीप में पढ़ा रहे थे वो, इतना डीप में पढ़ा रहे थे हर कोई। क्यों? वो तो इंजीनियरिंग वाली चीज़ें पढ़ाने स्टार्ट कर देते। इतना डीप में नहीं आएगा, जो बच्चा इतना डीप में करने बैठेगा उसका एसओएससी नहीं होगा, वो एक ही टॉपिक को करता रह जाएगा और एसओएससी का एग्ज़ाम आ जाएगा और एग्ज़ाम चला भी जाएगा, है ना। मेरी कहने का मतलब ये समझो आप। तो इसका मतलब जितना ऐसा होता है ना कि बच्चों को ये पता होना चाहिए कि हमें कौन सी चीज़ कितनी पढ़नी है, तो ही हो पाएगा उसका। जो बच्चा ज़्यादा ही खो जाता है किसी एक चीज़ के अंदर, वो बाकी चीज़ें कवर नहीं कर पाएगा, उसकी रीजनिंग छूट जाएगी, उसकी इंग्लिश छूट जाएगी, उसका और जो डोमेन के जो ये और टॉपिक्स हैं वो छूट जाएंगे। तो क्या फ़ायदा इतना डीप में करने का, है ना। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी बात। अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है मैंने, जाकर ज्वाइन कर सकते हो। इसी के साथ साथ अगर आपने इंस्टाग्राम आईडी जो है उस पर विजिट नहीं किया, कर सकते हो। कोई क्वेश्चन या कोई क्वायरी है मुझसे पूछ सकते हो। और क्या कर सकती हूँ मैं आप सभी के लिए, इतना सब कुछ कर रही हूँ। और कुछ भी अगर आपको ज़रूरत है तो मुझसे पूछ सकते हो, बिल्कुल फ्रीली, बिल्कुल फ्रीली। जैसे अपने भाई बहनों से पूछते हैं वैसे आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर किसी का बिल्कुल ही सीरियस कुछ चीज़ है, कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो इंस्टाग्राम आईडी आप सभी के पास है ही, मैसेज करके डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हो। मैं हर किसी के मैसेज का रिप्लाई करती हूँ पक्का। थैंक यू।